जय हिंद। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुए नए नियुक्तियों के बारे में। एन वी रमन्ना रिटायर हो गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जस्टिस उदय उमेश ललित ने शपथ ली। जस्टिस उदय उमेश ललित का कार्यकाल 75 दिनों का रहेगा। उसके बाद DY चंद्रचूड़ बनेंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। हम बात करें तो जस्टिस उदय उमेश ललित दूसरे ऐसे जज हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए। इससे पहले SM सिकड़ी जो कि प्रैक्टिस से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे नियुक्त हुए थे, उनका कार्यकाल 1971 से 1973 तक वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त थे। वो 1964 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किए गए। वो भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश थे। उदय उमेश ललित की बात करें तो 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई इनकी। 27 अगस्त 2022 को ये चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। हालांकि इनका कार्यकाल 73 दिनों का ही रहेगा। 8 नवंबर 2022 तक ये पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। वो मुकदमे जिसमें उदय उमेश ललित ने खुद को अलग किया। जस्टिस उदय उमेश ललित ने कई मामलों की सुनवाई के से खुद को अलग किया और इसकी वजह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताई। किसी जज के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मुकदमे की एक पार्टी से किसी प्रकार का पुराना सरोकार हो, उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध हो। इस पर जजों और मुख्य न्यायाधीशों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे वो उस मुकदमे से अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो उदय उमेश ललित ने 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि केस में अपने नाम को अलग कर लिया था। मुंबई बम ब्लास्ट केस से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। मृत्युदंड की सजा को चुनौती देने वाली याकूब मेनन की पुनर्विचार याचिका 2014 में उससे इन्होंने खुद को अलग किया। 2016 में शिक्षक भर्ती घोटाला हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी की याचिका के में से खुद को अलग किया। 2017 में सरपल्ली रेप केस, सूर्य नल्ली रेप केस अपील याचिका पर सुनवाई प्रमुख हैं और जज उदय उमेश ललित प्रमुख फैसले उनके त्रिपल तलाक में वो एक बेंच थे। उन्होंने अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करने को बताया। अब बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 30 जज हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। उदय उमेश ललित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2014 में ये जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बहाल हुए थे। 2016 में धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, DY चंद्रचूड़। संजय किशन कौल 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। चौथे जज हैं S अब्दुल नजीर, 2017 में इनकी भी नियुक्ति हुई थी। 5वें जज के रूप में इंदिरा बनर्जी जो कि 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। KM जोसेफ, हेमंत गुप्ता, मुकेश शाह, ये सभी 2018 में, अजय रोहतगी, ये सभी 2018 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बहाल नियुक्ति हुई। दिनेश महेश्वरी, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्णन गवई 2019 है ये इन तीनों का। सूर्यकांत, ये भी 2019 में इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर हुई। अनिरुद्ध बोस, इनकी भी नियुक्ति 2019 में हुई। AS बोपन्ना
इनकी भी नियुक्ति 2019 में हुई। कृष्णा मुरारी, इनकी भी नियुक्ति 2019 में हुई। श्रीपति रविंद्र भट्ट, इनकी भी नियुक्ति 2019 में हुई। भी रामा सुब्रमण्यम मन्यन 2019 में इनकी भी नियुक्ति हुई। हर्षिकेश रॉय 2019 में इनकी भी नियुक्ति हुई। 2021 में अजय एस ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, हिमा कोहली, बी नंगराथन, सी रवि कुमार 2021 में इनकी भी नियुक्ति हुई। सुंदरेश 2021 में इनकी भी नियुक्ति हुई। 2021 में बेला एम त्रिवेदी, 2021 में पी श्री नरसिम्हा, 2022 में सुधांशु धूलिया, 2022 में जमशेद बिजोर परदीवाला। अब मेंबर ऑफ कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उदय उमेश ललित सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, धनंजय वाई चंद्रचूड़ जज, संजय किशन कौल जज, एस अब्दुल नजीर, इंदिरा बोस बनर्जी, एक महिला इंदिरा बनर्जी कॉलेजियम में हैं। डी वाई चंद्रचूड़ के पापा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 1978 से 1985 तक रहा। एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक का था। 1 साल 114 दिन ये उस पद पर बने रहे। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई। ये तो हो गई आज के कोर्ट की बात। अब बात करेंगे खेल की। उसमें दुनिया के महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का जन्मदिन है। 2021 में ये दुनिया को अलविदा कह गए थे। 2008 में इनकी इच्छा के मुताबिक पसंदीदा मैदान एडिलेड में इनके नाम से संग्रहालय बनाया गया। संग्रहालय में वो सभी चीज़ रखे गए जो उन्होंने 1927 से 1977 तक इस्तेमाल किए थे। संग्रहालय में दाखिल करते ही बाईं तरफ उनका पसंदीदा सोफ़ा और लकड़ी का बड़ा रेडियो है, जिससे वे खबरें और कमेंट्री सुना करते थे। इसी प्रकार की बहुत सारी उनकी सामान उस संग्रहालय में रखा गया है जो वो इस्तेमाल करते थे। उनका जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 1928 से 1948 तक क्रिकेट खेला। खेल जिसमें उनके रिकॉर्ड की बात करें तो 52 टेस्ट में 6,996 रन बनाए। उनका 99.94 का विश्व रिकॉर्ड अभी भी कायम है। वो 29 शतक 13 अर्धशतक लगाए और उनका सर्वाधिक स्कोर 334 का रहा था। फर्स्ट क्लास की बात करें तो 234 मैच में 28,067 रन बनाए, 95.14 की औसत से 117 शतक, 69 अर्धशतक, 452 उनका व्यक्तिगत सर्वाधिक था और 36 विकेट लिए उन्होंने। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा आज के दौर में मेरे हिसाब से हर एक युवा का प्रेरणा होना चाहिए, क्योंकि वो जिस अनुसार मेडल पे मेडल ला रहे हैं देश के लिए, देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। अब नीरज चोपड़ा ने एक और कमाल कर दिया है, डायमंड लीग का खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है। वो ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी, जो कि हंगरी में अगले साल होना है, उसके लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और नीरज चोपड़ा की क्या ही बात की जाए, वो बहुत ही शानदार प्लेयर, बहुत ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत। अब अगले खेल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि बिहार में खेल को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है, खेल के प्रति क्यों नहीं साधन इकट्ठा करवाए जा रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए। पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन 2022 में पुरुष युगल में
चिराग शेट्टी और सात्विक रैंकिया रेड्डी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीत कर भारत को गौरवान्वित किया है। बात करें तो वो सेमीफाइनल में एरोन चिया जो कि मलेशिया के और सोहा वाइयिक की जोड़ी से हार गए। उसके बावजूद भी कांस्य पदक भारत ही आएगा। फीफा फुटबॉल महासंघ पर लगे प्रतिबंध फीफा ने हटा लिया है। तय समय पर होगा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि कुछ दिन पहले आपको भारत पे फीफा ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद बात करें तो रोहित कपूर बने स्विगी के फूड मार्केट पैलेस का नया CEO। इंडिया स्पेस स्टार्टअप में हुआ पहली बार बड़ा फंड इन्वेस्ट। फ्लिक्स कंपनी ने किया 25 मिलियन का इन्वेस्ट रेज। और बात करें तो बिहार में खेलों के लिए किन्हें जिम्मेदार माने? सबसे पहले तो मैं जिम्मेदार मानूंगा यहाँ के सरकार को। बिहार सरकार आज तक बिहार में किसी भी खेल के प्रति ना ही जागरूकता अभियान फैलाया है और ना ही युवाओं के लिए साधन इकट्ठा करवाए हैं, मैदान बनाए हैं। इस तरह के कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। अब 6 करोड़ की आबादी बिहार की, सारे तो पढ़ेंगे नहीं, सभी एक ही कार्य में तो लगेंगे नहीं, सभी बिजनेस तो करेंगे नहीं। उनके लिए खेल भी एक साधन हो सकता है, रोजगार का माध्यम हो सकता है। खेल को भी बिहार में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बिहार के युवाओं को और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। बिहार में किसी टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार में टैलेंट से भरा हुआ ये राज्य है। यहाँ पे प्रतिभा की कहीं कमी नहीं है। जहाँ खोजे वहाँ यहाँ पे प्रतिभा मिलती है। खैर, सरकार है वो अपने मन मर्जी से चलती है, लेकिन हम लोग उनके वोटर हैं तो उन्हें समय समय पर ठीक करते रहेंगे। और इसी के लिए पत्रकारिता, जो कि भारत का चौथा स्तंभ माना गया है, उसे जागरूक होना पड़ेगा और करप्शन के प्रति सजगता से एक मुष्ट होकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आज का शो यहीं ख़त्म होता है। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार।